क्लासेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको पार्ट 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 कराएंगे। पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में बताएं आपको। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो संख्याएं दे रखी हो, उसमें जो क्रमागत पद होते हैं उनका अंतर समान होता है। अर्थात समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, जो पद क्रम से आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर 2 में से 1 घटाए तो अंतर 1, 3 में से 2 घटाए तो अंतर 1, 4 में से 3 घटाए तो अंतर 1। या जैसे दूसरी सूची प्राप्त करेंगे। दूसरी सूची के बारे में देखो, 2 4 6 8 10, इनमें प्रत्येक पद में 2 2 का अंतर है। या 5 10 15 20 25, इनमें कितने का अंतर है? 5 5 का अंतर है। तो यही पदों का जो अंतर, जहां क्रमागत पदों का अंतर समान होगा वहां हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ऐसी श्रेणी, ऐसी सूची, पदों की ऐसी सूची जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत का होता है क्रम से आने वाले पद। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले। अगर पद की बात करें तो क्रमागत पद क्रम से आने वाले पद, क्रम से आने वाले पद। देखो जैसे ये है 2 4 6 8 10, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये क्रम से आ रहे। इन दोनों में अंतर, क्रमागत पदों में अंतर 2 का, इनमें 2 का, इनमें 2 का, इनमें 2 2 का अंतर। अगर मैं बोलूं 2 में और 6 में कितने का अंतर है, तो यहाँ तो 4 का अंतर है। मैं बोलूं 2 में 8 में कितने का अंतर है, यहाँ भी 6 का अंतर है। 6 में 10 में अंतर कितना है? 4 का। तो क्रमागत का मतलब क्रम से अंतर होना चाहिए। जो क्रमागत पद है क्रम से आने वाले, इसके बाद ये आ रहा है इन दोनों का अंतर, इसके बाद ये आ रहा है इन दोनों का अंतर, इनका अंतर समान है। ऐसे इसमें इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर 10, इनमें भी अंतर समान आ रहा है। इसी प्रकार तो ये हमारे पास जो सूची दी है समांतर श्रेणी के उदाहरण है। ये हमारे पास समांतर श्रेणी होगी। जो समांतर श्रेणी है उसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, उसका शुरू का हमने ए ले लिया, प्रोग्रेशन का पी ले लिया, तो इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे ए पी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी का ये, जिससे ये सूचियां प्राप्त हुई, वो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है क्या? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो है हमारे पास वो है ए, कोमा लगा दो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे आएगा। ए, जहां ए है प्रथम पद, ए हमारे पास है प्रथम पद, यानी कि ये ए है। और जो डी है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ये हमारे पास है सार्व अंतर। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो कॉमन डिफरेंस, DIFFERENCE, ये टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, TER ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सार्वंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। ठीक है जी, ये प्रथम पद हो गया, ये हो गया सार्वंतर। हमारे पास ये श्रेणी प्राप्त होगी। इसमें अगर ये सूची है समांतर श्रेणी में है, ये हम कैसे पता करेंगे? कोई भी सूची दे रखी है, हमें पता करना है ये सूची दे रखी है समांतर श्रेणी में। इसके लिए देखो क्या करेंगे, कोई भी सूची एपी में होगी यदि पदों का अंतर समान हो। A2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि हम क्या करेंगे, दूसरे पद में थे पहला और तीसरे पद में थे दूसरा पद घटाएंगे। जैसे इसे देख लो, ये उदाहरण है ना, इसको A1 मान लिया, A2 A3 A4 ऐसे A5। जो श्रेणी के
जो श्रेणी के पद है उसको पहले पद को A1 लिखते हैं, दूसरे पद को A2, इसे A3 ऐसे लिखते हैं। जो समांतर श्रेणी है पदों को, इसके पदों को जो हम लिखते हैं, पदों को A1, A2, A3 से लिखते हैं। ये ध्यान नहीं रहा था। अब देखो ये हमें ज्ञात करना, ये देखते हैं ये जो सूची है हमारे पास ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। A2 का मान 4 रखो, A1 का मान 2, A3 का मान 6, A2 का मान 4, 4 में तो 2 गया 2, 6 में तो 2 गया 2। देखो ये सार्वंतर इसका D बराबर आ रहा, AP में है ये हमारे पास AP में है। अगर ये निकालनी, ये भी देखो 90 में थे, ये A1, ये A2, ये A3 ऐसे ही करते हैं। A2 में थे A1 घटाओ और A3 में थे A2 घटाओ, तो 90 में तो 100 गया माइनस के 10, 80 में तो 90 गया 10। ये भी इसके LHS RHS सार्वंतर बराबर है, ये भी AP में। तो कोई श्रेणी AP में होगी, कोई सूची AP में होगी, उसके लिए क्या करेंगे, A2 में थे A1 और A3 में थे A2, यानी कि पदों का अंतर हम समान करेंगे। समांतर श्रेणी का 5.1 अभ्यास है, उसका जो पहला सवाल है उसमें 4 भाग है। इसका पहला भाग ये रहा, ये पहला भाग है, ये समस्या दे रखी, इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। जो हमें समस्या दे रखी, ये स्थिति दे रखी, इसमें हम पता करेंगे ये जो सूची बनेगी ये सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सवाल क्या कह रहा, कोई टैक्सी है, टैक्सी का किराया बता रहा, 1 किलोमीटर अगर हमें टैक्सी में जाना है तो 1 किलोमीटर का किराया ₹15 है। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ₹8 फालतू लगेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर जाने में ₹8। अगर 1 से 2 किलोमीटर जाएंगे, 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, यानी कि 2 किलोमीटर जाएंगे तो ₹8 और जुड़ जाएंगे, 15 8 23। अगर उसमें 1 किलोमीटर और जोड़ेंगे तो 23 में 8 और जुड़ जाएंगे। फिर अगर 1 किलोमीटर और जाएंगे तो 8 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे। 1 किलोमीटर का फिक्स है 8 किलोमीटर, उसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर होगा तो उसके लिए 8 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। जो वो सूची बनेगी वो हमें देखना वो AP में है या नहीं है। मैंने हल कर दिया पहले ही। 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर पर किराया इसने दे दिया ₹15 है। 1 किलोमीटर का जो किराया है वो ₹15 दे दिया है। अब 2 किलोमीटर पर किराया कितना होगा, अगर उसको 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर और बढ़ गया, 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो ₹8 बढ़ जाएंगे। तो 2 किलोमीटर पर जो किराया होगा वो ₹15 में ₹8 और बढ़ गए, हो गया हमारे पास कितना, ₹23। इसके बाद 3 किलोमीटर पर किराया, 3 किलोमीटर पर क्या किराया होगा, 1 किलोमीटर पर 15, अगले 1 किलोमीटर पर 8, उससे अगले 1 किलोमीटर पे भी 8, तो 8 8 यानी कि इसमें जो 23 में 8 और जुड़ जाएगा। या ऐसा करो, ये जो 15 है 1 किलोमीटर का तो ये किराया, बाकी 3 किलोमीटर का निकालना तो 2 किलोमीटर और बढ़ा, 8 पहले दूसरे किलोमीटर का और 8 तीसरे का, तो 15 जमा 8 जमा 8 ऐसे भी इसको कर सकते हैं। फिर 3 किलोमीटर का हो गया, 4 किलोमीटर का किराया वही प्रथम किलोमीटर का 15 और जो 3 किलोमीटर फालतू चलाओ तो 8 8 8 8 जमा 8 जमा 8, या ऐसा करो इसमें 8 जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 39। तो जो हमारे पास ये बन गया, इसी प्रकार आगे 8 8 जोड़ते चले जाएंगे हम अतिरिक्त किलोमीटर पे। तो जो हमारे पास प्राप्त सूची बन गई हो, पहला पद हमारे पास 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद 31, 39, ऐसे 8 और जोड़ दो तो हमारे पास 5वां पद हो जाएगा, उसमें 5वें में 8 और जोड़ दो जो छठा पद आ जाएगा। तो AP के लिए क्या होगा, जब हमारे पास ये तो प्रथम पद हो गया A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ठीक है। AP के लिए क्या होगा, AP के लिए बता रखा मैंने, दूसरे पद में थे पहला पद घटा दो, तीसरे में थे दूसरा, अर्थात इनका सार्वंतर बराबर आना चाहिए। सार्वंतर कैसे, इसमें से घटाओ, AP के लिए कंडीशन है, AP के लिए जो कंडीशन है ये है, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसमें से घटाएंगे, 23 में तो 15 गया 8 और 31 में तो 23 गया 8,
तो LHS बराबर होगी हमारे पास RHS के। अतः दी गई सूची जो हमारे पास ये दे रखा, स्थिति दे रखी, इससे जो सूची बनी है ये वाली, ये AP में है, समांतर श्रेणी में है। अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे, ये दूसरा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में हवा है, अगर उसमें से हमें हवा निकालनी, बेलन मतलब पंप के द्वारा हवा निकाल लेंगे। जैसे ही पंप के द्वारा हम हवा निकाल लेंगे, अगर उसमें 100 लीटर हवा है तो हर बार वो क्या करता है, 1/4 बाहर निकालता है। 100 का 1/4 25, यानी कि 25 बाहर निकाल देगा। अगर 100 लीटर है तो उसमें से 25 लीटर हवा बाहर निकाल देगा उसमें से हर बार 25। फिर जो शेष बची, दोबारा फिर हमने उससे बाहर निकालने की कोशिश करी, जो 75 बची उसमें से फिर वो हमारे पास 1/4 भाग निकाल देगा। तो उससे जो सूची बनेगी वो भी हमें पता करनी है, ये AP में है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो पहले हम बेलन में हवा मान लेंगे। मान लिया बेलन में हवा 1 है, 1 मान लो। जैसे आयतन को V बोलते हैं, V भी मान सकते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, माना बेलन में हवा, माना बेलन में उपस्थित जो हवा है 1 है। अब बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमने 1 मान ली। वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। एक बार पंप से निकली हवा, एक बार जब पंप ने हवा निकाली तो कितनी निकाल ली, 1/4। 1 का इसका 1/4। और गणित में आप जानते हो का मतलब होता है गुणा। 1 का मतलब गुणा और 1/4, यानी कि हमारे पास 1/4 ही रह जाएगा। उसने इतनी हवा बाहर निकाल दी। जैसे मैंने बताया 100 का 1/4 25 बाहर निकाल दी तो 75। अब लिखेंगे शेष बची हवा हमारे पास 1 थी, 1 में से उनने 1/4 बाहर निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बचेगी हवा, 1 में से 1/4 हम घटा देंगे। 4 × 4, ऐसा इसका बटा ऐसे कर लो, 4 × 4 और 1 × 1, नीचे दोनों गुणा, ये आ गया हमारे पास, इतना आ गया 3/4। अब ये हवा बची। उसके बाद दूसरी बार फिर प्रत्येक बार ऐसा ही काम कर रहा। अब हमारे पास 1/4 तो बाहर निकल गई, जो हवा बची उसमें बची 3/4। अब देखेंगे दूसरी बार पंप से निकली हवा, दूसरी बार पंप से निकाली गई या निकली हवा, ये लिखेंगे एक बार पंप द्वारा निकाली हवा, दूसरी बार पंप द्वारा निकाली हवा। तो ये 3/4 का 1/4, जो शेष हवा बच रही उसका 1/4, का मतलब वही गुणा 3/4 गुणा 1/4, ये हो गया हमारे पास 3 × 3 और नीचे ऊपर लोगी गुणा, अंश के अंश में गुणा, हर के हर में गुणा, 4 × 4 = 16, ये आ गई। अब दूसरी बार इतनी हवा निकाल ली। अब लिखेंगे यहां शेष बची हवा, शेष हवा हमारे पास कितनी बची है, शेष बची हवा हमारे पास ये हवा थी, इसमें से भी इन्हें 1/4 बाहर निकाल दी, तो इसमें से हम घटाएंगे 3/4 - 3/16। अब हल करेंगे इसको, इसका लय से आ जाएगा हमारे पास 16, 4 से इसे भाग करेंगे, 4 × 4 = 16, 4 की इसमें गुणा, 4 × 3 = 12, 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 21 में 1 × 3, ये आ गया हमारे पास 12 में से 3 गया 9, 9/16, ये शेष हवा बची। अब उसके बाद उसने फिर तीसरी बार पंप से हवा निकाल ली, तीसरी बार पंप द्वारा निकाली हवा,
यही 9/16 बच रही थी, उसका 1/4 करेंगे। तो का मतलब गुना 9/16 गुना 1/4। 9 का 9, 16 16 चौका 64। ये हमारा तीसरी बार उसने हवा निकाली। शेष बची हवा। अब देखो तीसरी बार निकालने पर शेष हवा कितनी, शेष बची हवा हमारे पास कितनी थी, 9/16। 9/16 में तो 9/64 हम घटा देंगे। ठीक है, इसको अभी करते हैं। ये रहा 9/16 माइनस 9/64। इसका लैसा लेना हो, मैं बता दूं 16 और 64 का लैसा ऐसे लिया जाता है, 2 से भाग करो, लैस हर को यहाँ रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 से भाग करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर से भाग करो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 12 बज गए, 2 6 12, 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 8 बार चल जाएगा, 2 का पाड़ा 1, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से, ये इसमें चलता नहीं, इसमें 2 बार चलेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। तो जो इसका लैस है होगा इन सब की गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ऐसे आएगा। तो मैंने यहाँ रख दिया 64। 16 से भाग करेंगे इसे, 16 चौका 64, 4 आ गया, 4 की इसमें गुणा, 9 चौक 36। 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की इसमें गुणा, 1 9 9। तो 36 में से 9 गया 27, 27/64। ऐसे ही हम इसको निकालते चले जाएंगे। तो अब लिखेंगे जो हमारे पास सूची प्राप्त होगी, प्राप्त सूची, ये शेष हवा बची है हमारे पास। शेष हवा की जो शेष, पहली बार पंप में हवा निकाली, उसके बाद जो शेष बची हवा, दूसरी बार हवा निकाली जो शेष बची, तीसरी बार हवा निकाली जो शेष बची, शेष हमारे पास जो बची है ये शेष बची, ये शेष बची और हमारे पास ये शेष बची, जिनमें मैंने सही के निशान लगाए, ये शेष बच गई। तो इनको लिख लो 3/4 कोमा 9/16 कोमा 27/64। अब एपी में देखना है, एपी में है। एपी के लिए हम क्या करेंगे, वही, ये तो प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ऐसे ही चलता रहेगा। एपी के लिए दूसरे पद में तो पहला घटाएंगे और तीसरे में तो घटाएंगे दूसरा। घटा के देखो 9/16 माइनस 3/4, ये क्या 27/64 और 9/16। वही 16 का और 4 का लैसे मैंने बताया था, यहाँ भी 16 4 का लैसे बताया होगा। ये यहाँ 16 4 का लैसे 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की इसमें गुणा, 1 9 9। 4 3 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 आएगा, 4 की इसमें गुणा, 4 3 12। इसको देखो हमारे पास ये आ गया है 64। 64 और 16 का लैस है 64। 64 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 27 में गुणा, 27 27। 16 से भाग करो, 16 चौका 64, 4 आएगा, 4 की इसमें गुणा, 4 9 36। इसमें तो 9 में तो 12 गए, कम में तो ज्यादा घट रहे, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 3/16। इसमें 27 में तो 36 गए, माइनस का 9/64। ये आपस में ऊपर से नीचे कट नहीं रहे, ये सहभाज्य है, आपस में नहीं कट रहे। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः दी गई सूची जब बराबर नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, दी गई सूची एपी में नहीं है। ये तीसरा सवाल है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत होती ₹50 बढ़ती जाती है। हमें कोई कुआं खोदना, जमीन से कुआं खोदना है, वो कुएं की जो खोदने की शर्त है, जो 1 किलोमीटर खोदना है, 1 मीटर कुएं खोदने की जो कीमत है, 1 मीटर ऊपर से हमने खोद दिया, उसकी जो कीमत है वो है ₹150। अब
अगर हम उससे नीचे 1 मीटर अगर और खुदवाएंगे, हम अगर कुएं को 1 मीटर और नीचे से खुदवाएंगे तो उसकी लागत 50 रुपए बढ़ती है। यानी कि कुआ 1 मीटर खोदने पे 150 रुपए, अगर 2 मीटर हमें खोदना है कुआ तो उसमें 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि 150 और 50 200। अगर हमें 3 मीटर कुआ खोदना है तो 50 और बढ़ जाएंगे, 200 प्लस 50 250। अगर हमें 4 मीटर कुआ खोदना है तो 50 और बढ़ जाएंगे, 200 में 50 और 250, ऐसे होता है। ऐसे सवाल है, तो जो सूची बनेगी वो देखनी है हमें एपी में है या नहीं है। तो लिखेंगे यहां प्रथम मीटर कुआ खुदाई की कीमत, कुआ खोदने की कीमत की लागत, कीमत बोल रहे लागत। 1 मीटर हमें कुआ खोदना, उसकी लागत आ गई 150 रुपए। अगर हमें 2 मीटर कुआ खोदना है, 2 मीटर एजन लगा रहा मैं, कुआ खोदने की लागत, अब इसमें 50 और बढ़ गई, तो ये कितना हो गया, 150 में 50 और जोड़ दो तो हो जाएगा हमारे पास 200। अब अगर हमें 3 मीटर कुआ खोदना है, 3 मीटर कुआ खोदने की लागत, अब इसमें 50 और बढ़ जाएगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। अगर हमें 4 मीटर कुआ खोदना है, 4 मीटर कुआ खोदना है तो 50 और बढ़ जाएगी, इसमें 300 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे कुएं की मीटर की गहराई बढ़ती चली जाएगी मीटर में, ऐसे ही 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। तो जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई है, प्राप्त जो सूची है वो आ गई हमारे पास 150, 200 रुपए लिखना चाहो रुपए लिख दो, 250, 300। अब ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद। तो एपी के लिए क्या है आपको पता है, एपी के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, यानी कि इसमें से ये, इसमें से ये, या इसमें से ये, इसमें से ये, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें से ये नहीं घटाएंगे, इसमें से ये नहीं घटाएंगे, गैप नहीं बीच में देंगे। तो ये हो गया हमारे पास A2 का मान 200 माइनस इसका 150, A3 250 माइनस 200, ये भी 50 बचा और ये भी बच गया 50, यानी कि LHS बराबर हो गया हमारे पास RHS के। अतः जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई, प्राप्त सूची एपी में है, जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई वो क्या हुई, एपी में है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल रह गया, इसका चौथा सवाल है, वो अभी करा रहा मैं। ये इसका लास्ट सवाल है पहले का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्धन जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जो खाते में प्रत्येक साल का जो मिश्धन है वो हमें निकालना है, फिर उसको उसकी जो सूची बनेगी वो हमको देखनी है, वो सूची हमारे पास एपी में है या नहीं है। हमारे पास जो मिश्धन है, मिश्धन का सूत्र हमारे पास आप जानते हो, मिश्धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, दर बटा 100 की घात समय, सहते समय। ये हमारे पास मिश्धन बराबर होता है मीते मिश्धन मूते मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये हमारे पास सूत्र है। ये सूत्र है हमारे पास, मिश्धन बराबर है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब जो हमारे पास जो मूलधन है, मूलधन इसने हमें दिया है, मूलधन है हमारे पास रुपए 10,000।
दर है हमारे पास 8% वार्षिक, यानी कि 1 साल का ब्याज 100 रुपए पे 8 रुपए है। और जो समय दिया है उन्हें प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्रण निकालना, यानी कि पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का, इस तरह निकालना। अब हम जो निकाल लेंगे पहले वर्ष का मिश्रण निकाल लेंगे, यानी कि प्रथम वर्ष का, या एक लिख दो यहां, एक वर्ष का मिश्रण बराबर होगा मूलधन, ये फॉर्मूला लगेगा, मूलधन की जगह रख दो 10,000, 1 प्लस दर है हमारे पास 8/100 की घात समय हो गया हमारे पास 1। ये 1 वर्ष का मिश्रण हो गया। अब निकालेंगे 2 वर्ष का मिश्रण। तो सूत्र यही है, बस समय हमारे पास, जो समय 1 वर्ष लगाया हमने, अब 2 वर्ष हो गया समय, तो यहां से 2 आ जाएगा, समय आ जाएगा हमारे पास 2। अब निकालेंगे 3 वर्ष का मिश्रण। 3 वर्ष का सूत्र यही है, ये वाला, बस इसमें समय चेंज होगा, 3 रख देंगे। इसी प्रकार हम इसमें निकालते चले जाएंगे। अब जो प्राप्त हमारे पास जो सूची प्राप्त हुई, प्राप्त सूची यह 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 10,000 1 प्लस 8/100, उसके बाद ये है 10,000 1 प्लस 8/100, इसी प्रकार आए। कैलकुलेशन में बहुत बड़ी हो जाएगी अगर इसमें से हो, क्योंकि ये प्रथम पद हो गया हमारे पास, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। देखो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसे ना करे तो ज्यादा बढ़िया। यहां से वैसे भी हो जाएगा, अगर इसमें से घटाए, इसमें से घटाए तो आंसर इसका नहीं आएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एपी के लिए, एपी के लिए A2 माइनस A1 बराबर ये होता है A3 माइनस A2। प्राप्त सूची से, जो हमें सूची प्राप्त हुई, प्राप्त सूची से LHS, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसको चाहे घटा लो चाहे नहीं घटाओ तो नहीं आएगा, क्योंकि ये घातों से आपस में जब घटाते हैं तो घाते आपस में नहीं घटेगी। अगर करना चाहो तो कर दूंगा मैं, बहुत बड़ा है, अगर आपको कराना है तो कमेंट करें मुझे, मैं ये भी हल कर दूंगा। बड़ा वैसे नहीं होगा, मतलब वो नहीं है कि नहीं हो रहा, हो जाएगा आराम से, पर कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी ये सही है। तो इसमें से ये घटाएंगे हम और इसमें से घटाएंगे ये, ठीक है। तो ये आंसर बराबर नहीं आएगा, प्राप्त सूची से LHS बराबर नहीं है RHS से। अतः जो हमारे पास जो सूची प्राप्त है, प्राप्त सूची AP में समांतर श्रेणी में नहीं है। जो इसका पहला सवाल है वो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल BSS मैथमेटिक्स को फॉलो करें। धन्यवाद।